ये है बैंकॉक, थाईलैंड का दारुल हुकूमत और हलचल भरा शहर, जहाँ सब कुछ भुला मिला है। मॉल्स, इमारतें, रात की जिंदगी, फुटपाथों पर खाने की फरोख्त। आमतौर पर हमारे मुल्कों से लोग यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन अगर यहाँ हमेशा के लिए मुंतकिल हो जाए, किसी थाई लड़की से शादी करे, इससे होने वाले बेटे को आम थाई स्कूल में दाखिल कराएं और बैंकॉक में पैसे कमाने की कोशिश करें तो क्या होगा? ये किस्त इसी बारे में है। थाई लड़कियां हमारी जमीन का फख्र है और दुनिया भर के मर्द यहाँ अपनी मोहब्बत तलाश करने आते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी के लिए साथी ढूंढते हैं तो कुछ सिर्फ एक रात के लिए। किसी भी सूरत में थाई लड़कियां यूरोपियों को दिलचस्पी से देखती हैं। देखो, लड़कियां हमेशा खुश अखलाक होती हैं और थाई लोगों के लिए सफेद जल्द खुशहाली की अलामत समझी जाती है। लंबा सफेद रंगत वाला थाई लड़कियों के लिए ये यूं कह लें खूबसूरती के मियारों में से एक है। जब कोई थाई लड़की गोरे खूबरू से शादी करती है तो उसकी सहेलियां हसद करती हैं और शादी में कम अज कम 400 लोग शरीक होते हैं। दूल्हा दुल्हन को कम तोहफे मिलते। पूरी फैमिली की तरह ये हैं वासेली और उनका थाई बीवी के साथ एक बेटा मिखाइल और मुश्तरका कारोबार। औरतों का मामला तो देख लेंगे, लेकिन खाना भी तो खाना है और थाईलैंड में खाना मुनफरिद और बाज औकात चौंका देने वाला होता है। इसकी पिछली तरफ ये कांटे कैसे है, इसके पर है कोई टिड्डी गिर रही है। सबसे अहम बात यह है कि इसके बारे में न सोचो जैसे ज्यादा तले हुए चिप्स हों। बत्तखों की कहानियाँ और वो लड़की क्या चांस है। वोवा कारमानोफ को तमाम सोशल मीडिया पर फॉलो करो और डूब जाओ जानदार। जबरदस्त बैंकॉक में चिल्लू चलते हैं 3 टीम के ग्रुप में, कमाल है। या ये कहना जरूरी है कि थाईलैंड एक बहुत बड़ा स्ट्रीट फूड कोर्ट है, जबकि एयरपोर्ट में भी सब कुछ ऐसे ही है जैसे सड़क पर गोश्त, चर्बी और सी फूड। ये मुल्क सस्ती खुराक की जन्नत है। यहाँ बैंकॉक का क्लासिकी नीम रिहायशी इलाका है, एक बहुत बड़ा जदीद बिजनेस सेंटर और उसके अर्द गिर्द आम थाई लोगों के प्लाईवुड से बने हुए घर हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स, पार्किंग वाले और दुकानदार अपने अगले काम के दिन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ विस्नली फैमिली के साथ रहता है। उसने अपने बेटे मीशा को बिस्तर से उठाया और उसे स्कूल तैयार कर रहा है। रुखसत से पहले मीशा खिलौनों पर खेल रहा है। चूँकि हर क्लास में एयर कंडीशनर है, इसलिए लाजमी तौर पर गर्म जैकेट चाहिए और ड्राइंग का एल्बम भी। ये रियाजी हिज़्ब का जदवल और मुख्तलिफ चीजें। हाँ, ये आम का पीना, ऐसे ही हाथ से बने हुए मुख्तलिफ ड्राइंग्स, फूल वगैरह। आज स्कूल में कल्चरल स्टडीज और बड़ों का एहतराम करने का सबक होगा। आज हमारे पास सोशल स्टडीज, मजहब और सकाफत भी है। मीशा दूसरी जमात में साथ 2 जुबानों में पढ़ता है, थाई अंग्रेजी में और रूसी बात नहीं करता। हम अपने साथ पानी लेते हैं और स्टूडेंट कार्ड भी, जिसमें कुछ बैलेंस होता है, और तुम इसी कार्ड से अदायगी करते हो जैसे हमें चाय, पानी या कुछ और खरीदना हो, है ना? हाँ, वैसा। मीशा का स्कूल मजहबी है, ईसाई है और उसकी यूनिफॉर्म पर भी यसु मसीह की तस्वीर है। हम तीनों एक ही मोपेड पर स्कूल जाते हैं। बैंकॉक में ये आम बात है। साथ वाले बाइक डॉक्टर और असातिज़ा काम पर जा रहे होते हैं। इंजीनियर और मजदूर ट्रक के केबिन में बैठ कर जाते हैं और रास्ते में केले खाते। स्कूल के बच्चे स्कूल से पहले अशिया लेते हैं, टैक्सी ड्राइवर सो रहे होते हैं और हम मोपेड दाखिली दरवाजे तक पहुंचते। यहाँ ईसाई पोस्टर हैं जो बर्ताव सिखाते हैं और प्रिंसिपल के दफ्तर में मरियम मुकद्दसा का मुजस्समा है जो फौरन मिखाइल को सही सलीब बनाना सिखा रही है। कुछ लम्हे मुराकबे और उस्ताद को एहतराम के साथ झुककर सलाम करने के लिए मुख्तस किए जाते हैं। क्लासेस से पहले कतार बंदी कौमी तराना होता है। बिल्कुल स्कूल के अहाते में एक बहुत बड़ी चर्च है। अंदर सब कुछ बहुत शानदार है।
क्या यह वाकई मजहबियत पर ज्यादा जोर है या ये बस वैसे ही है? नहीं, ये बस वैसे ही है। यानी यहाँ हकीकत में कुछ लोग मजहब में ज्यादा गहराई में हैं, कुछ कम, कुछ ज्यादा, ये हर फर्द पर मुनहसिर हैं। हमने अभी कार्ड में 200 बात डाले हैं, ये असूलना काफी है। यहाँ अखराजात बहुत कम हैं, यानी वहाँ चाय, मशरूबात वगैरह, चाय 15 से 20 बात एक बोतल चाय, वहाँ कुछ स्नैक्स भी 15 से 20 बात के। पार्किंग वाले, असातिज़ा, सफाई करने वाले अमला तकरीबन बच्चों जितना ही ज्यादा है। स्कूल फीस वाला है, तालीम की कीमत एक सेमेस्टर के लिए तकरीबन $1000 है। ये एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ तदरीस का मेयार सबसे बेहतर है और जो इल्म यहाँ दिया जाता है वो हमें वाकई पसंद है। 14 से 17 बजे तक अल्कोहल वाले मशरूबात की फरोख्त ममनू है, क्योंकि स्कूल के बच्चे घर जा रहे होते हैं। स्कूल के बाद घर। बड़े बैंकॉक के ज्यादातर रिहायशी हकीकत में ज्यादा अमीर नहीं है। ऐसे घरों में जहां सहन में कचरा हो लगता है, इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन इससे भी बुरा है, हम एक बड़े इलाके से गुजर रहे हैं जहां झोंपड़पट्टियां, ऊपर उन खौफनाक घरों के 2 तेज रफ्तार हाईवेज हैं और नीचे बदबूदार दरिया बहता है। और ये लोग भी बैंकॉक में सबसे गरीब नहीं हैं। उनके पास सर पर छत, बर्तन और कपड़े हैं। एयर कंडीशनर जाहिर है यहाँ बहुत कम ही मिलता है। बिल्कुल साथ ही एक नया बुलंद ओबाला इलाका है। पहले यहाँ भी झोंपड़पट्टियां थीं जिन्हें गिरा दिया गया। यहाँ बाज औकात आबादी के तबकात में फर्क बहुत ज्यादा होता है। लोग कोशिश करते हैं कि जो कुछ है इसी में खुश रहें। अगर आप गरीब हैं तो यही आपकी किस्मत और इम्तिहान है। बैंकॉक में लोग सड़क पर खाना खाते हैं, चाहे गरीब या अमीर वसीले की खिड़कियों के नीचे फास्ट फूड बाजार लगा है। यहाँ बहुत से लोग जो काम पर जाते हैं ऐसे छोटे दुकानों से अपने लिए नाश्ता खरीद लेते हैं। यहाँ फौज को खाना खिलाया जाता है। फारगाशे पार्सल भी इंतजार में है, शायद ये बंदा अपनी चीज के लिए आया है। देख रहे हो, यहाँ के मकामी थाई लोग अब भी मास्क पहनते हैं। शायद इस उम्र में भी थाई लोग हर तरह की बीमारी से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बिजली का बिल है, इसी पर 26 बात का बिल आया है, यानी यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ ज्यादा है, यहाँ 500 बात है। 4 किलोवाट, मजमूई तौर पर 152 बात आया। क्योंकि जितना मुझे पता है, कुछ लोग जो फ्लैट किराए पर देते हैं वो इसमें अपना भी कुछ फायदा शामिल कर लेते हैं। हो सकता है। हाँ, 4 बात फी किलोवाट नहीं बल्कि 6 बात फी किलोवाट लेते हैं, यानी 2 बात मालिक को भी जाते हैं। बैंक का तो मालिक को और फिर इस इंतजामिया वाली कंपनी को। लिफ्ट में भी इश्तिहार है। लिफ्ट में और बाहर। यहाँ देखो, एक और स्क्रीन। विस्ले के पास 3 कमरों का फ्लैट है, बाकी सबके पास 1 कमरे का फ्लैट है। हमारे कारोबार, हमारी दुकान की बुनियाद पर कर्ज मंजूर हुआ था और अब हम यहाँ 8 साल से रह रहे हैं यह कर्जा अदा करते हुए। किचन तो बिल्कुल छोटा सा है और वो सीधा हाल में ही आ जाता है। थाई लोग अपने घरों में, खास तौर पर फ्लैटों में, बिल्कुल खाना नहीं पकाते, इसलिए उन्हें किचन की जरूरत ही नहीं होती। बहुत से फ्लैट या किराए के घर पहले से ही या तो बगैर किचन के या फिर बहुत ही छोटे से किचन के साथ बेचे जाते हैं। कपड़े एयर कंडीशनर के पास सिखाए। गर्मी यहाँ आती है, गर्म हुआ बाहर निकाली जाती है, इसलिए सब कुछ जल्दी सूखता है। यहाँ बिजली महंगी है। थाई मेयार के मुताबिक बिजली के बिल बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए ज्यादातर थाई घरों में इलेक्ट्रिक चूल्हा, फ्रिज और यहाँ तक के एयर कंडीशनर भी नहीं होता। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी एक छोटे से कमरे में गुजरती है, वो भी बगैर फर्नीचर के। एक डबल बेड गदा है जो फर्श पर रखा है। तुम्हारे पास पंखा, बाथरूम होता है। थाई अपार्टमेंट्स में यही होता है। ऐसे घरों में एक कमरा $100 से शुरू होता है। एक छोटा सा कमरा सिर्फ एक बंदे के लिए। अगर 2 लोग रहें और वो भी छोटे कद के थाई हों तो फिर भी गुजारा हो जाता है। यहाँ ऐसा घर है जो ज्यादा से ज्यादा हमारे घरों जैसा लगता है। सहन, गाड़ी, छप्पर और 2 मंजिला घर। और जरा सोचो, वही वो मुर्गियां और मुर्गे पालते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में एक है और तुम्हारे शहर के बीचों बीच सुबह के वक्त मुर्गे बांध देंगे। ये लोहे की छत है जो सूरज की तेज रोशनी और बारिश से बचाती है। ये गर्म हो जाती होगी। हाँ, ये गर्म हो जाती है और वाकई देखो, हरारत और शोर से बचाओ, ये सब थाई घरों में बहुत कम मिलता है।
कुछ दूसरे शहरों में ये तजाद इतना नुमाया नहीं होता, लेकिन बैंकॉक में वाकई तुम कुछ बहुत नया, बहुत जदीद और खूबसूरत देख सकते हो। ज्यादातर ये मुख्तलिफ कंपनियां, सरमायाकार, बिल्डर्स, गैर मुल्की लोग हैं जो कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, जैसे अपार्टमेंट्स, कोई कारोबार, शॉपिंग सेंटर, और वो इस बात की परवाह नहीं करते कि सड़कों पर नीचे क्या हो रहा है। अपने स्विमिंग पूल और समंदर पर ये लोग जाते ही नहीं हैं। थाई लोग अपना फारिग वक्त माल्स में गुजारते हैं। ऐसी ही एक फ्लैट जैसा आपके पास है, 2+1। आपने कितने में लिया था? हमें बैंक ने हाउसिंग लोन यानी कर्जा मंजूर किया था, कुछ 4 मिलियन बात के आसपास। यहाँ फी मुरब्बा मीटर कीमत समझने के लिए $2000 है। और ये रहे वसूल की बीवी और उसकी माँ घर वापस आ गईं। वो काफी अरसे से बच्चों के पास थाईलैंड में मेहमान है। ये बड़ी झींगे वो अपनी बहू के साथ मिलकर कुर्री सॉस में पकाएगी। इसके बावजूद माँ को अंग्रेजी नहीं आती। लूसी ज़बान एक मशहूर ज़बान। रूसी जबान। खैर, किसी न किसी तरह एक दूसरे को समझ ही लिया। आप अपनी बहू से कैसे बात करती थी, अब कैसे बात करती हैं? हाँ, ये भी एक सवाल है। हमारे यहाँ ये है इशारे। Переводчик. Ну, а так, в принципе, понятно. Вот пойдем сюда, давай, мне нужно типа, туда вот зайти, туда. давай купим этот. Расулечка, мама кофе. Ну, кофе. Кофе, Да, все понятно. खानदान 12 साल पहले ही बन गया था। हम वहाँ एक दूसरे से बातचीत करते रहे। देखें, माँ ने खरीद लिया। ये देखो, मादानी तुस्क से है। मैं उन्हें हमेशा खो देती हूँ और यहाँ ये एक साथ बंधे हुए हैं। मैं समझा आम होंगे अपने स्क्रू ड्राइवर्स लिए। नहीं, मैं आम और अन्नास दोनों साथ ले जाऊंगी। जाहिर है ये सीट है ताकि टाम यमसूप बना सकूं और जब वापस आती हूँ तो अपनी सहेलियों की दावत करती हूँ। हम सब मिलकर टाम यमसूप बनाते। अपने बीवी हमारे इलाके ले जाया। तकरीबन 6 साल पहले मैं अपने खानदान के साथ काजाख्स्तान गया था। वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं और हमने बहुत सैर की, हालांकि थोड़ा सा ठंडा था। यानी हमारे लिए, तुम जानते हो, थाई लोगों के लिए ये वाकई सर्दी थी। तुम जानते हो, जाहिर है मेरी थाई फैमिली के लिए ये सब कुछ था। बस एक तरह का जबरदस्त जोश और खरूश था। हैरत हुई, बड़े बड़े रास्ते, कुछ सड़कें, इमारतें, और फिर सोवियत दूर की इमारतें भी थीं। कुछ बहुत बड़ी चीजें जैसे कल्चरल हाउस, बड़ी इमारत, वाकई शानदार और अजीम अलशान। जब तुम इमारतों के पास गुजरते हो तो खुद छोटे किले महसूस करते हो। झोंपड़ियों का ना होना। हाँ, बैंकॉक अब भी गैर आरामदेह है। मैं कह सकता हूँ अलमाती रहने के लिए बेहतरीन शहर है। हर मोहल्ले में बच्चों के लिए गोशा है। बैंकॉक के मुकाबले में यहाँ एक भी ऐसी बच्चों की खेलने की जगह नहीं है। सड़क पार करते वक्त हमेशा सारी ट्रैफिक रुक जाती है। सब लोग तुम्हें रास्ता देते हैं, यानी पैदल चलने वालों का एहतराम यहाँ पाया जाता है। यहाँ तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर भी तुम्हें कोई रास्ता नहीं देगा। हमारी बुनियादी सरगर्मी यह है कि हम चश्मे बेचते हैं। चश्मे, ऑप्टिक्स। मेरी बीवी हमारी कंपनी की असल सरबराह और बॉस है। मैं एक तरह से सरमायाकार हूँ। कभी कभार काम के ताल्लुकात की बुनियाद पर एक दूसरे को न समझने के लम्हात आ जाते हैं। हम अपना वर्क शेड्यूल कैसे तरतीब दें? घर के कामों और बेटे की परवरिश के मामले में क्या मुख्तलिफ जहन आड़े आती हैं? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे दरमियान एक तरह की बाहमी समझबूझ है कि हम क्या चाहते हैं। कोई ऐसी मसला या झगड़े नहीं हैं जो हल ना हो सके। असल बात यह है कि अपनी राय को वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए और फिर घर में मिलकर कोई मुश्तरका हल निकाला जाए। वासिली अपने इलाके में वाहिद गोरा है। यहाँ न सिर्फ रूसी बोलने वाला शख्स मिलना मुश्किल है, बल्कि अंग्रेजी बोलने वाले भी बहुत कम है। ज्यादातर लोग जिनसे आपका वास्ता पड़ता है वो कुछ दुकानदार, ताजिर, अक्सर टैक्सी ड्राइवर होते हैं, और ये लोग बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोलते। Это типа такой уголочек для духов. Жена заведует этой темой или ты тоже разбираешься? В основном, конечно, жена। बीवी ही देखती है। मैं भी कुछ मुजस्समे जो मुझे पसंद आते हैं खरीद लेता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। बीवी ज्यादातर खाना नहीं बनाती, नाश्ता और रात का खाना बनाती है। दोपहर रात के खाने के लिए हम अक्सर बाहर से कुछ खरीद लेते हैं, स्ट्रीट फूड्स दुकानों से। असल में सब कुछ ताज़ा और खाने के काबिल होता है। अब तक कोई मसला नहीं आया। वहाँ मुख्तलिफ सोसेस होते हैं, ये बीवी बनाती है। ज्यादातर ये तला हुआ चावल होता है जिसमें कोई गोश्त या फिर झींगे शामिल होते हैं। यहाँ हमारे पास समुद्री ग़िज़ाएं, बर्फ और कुछ मुंजमद सब्जियां होती हैं।
समुद्री ग़िज़ाएं बाजारों से खरीदते हैं और बाजार सड़कों के किनारे वाक़ है। अब सीधा मोपेड साइकिल से खरीदारी कर सकते हैं। हम अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे छोड़ देते हैं, कहते हैं यहाँ बाइक्स चोरी नहीं होती। ठीक है, इनमें से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी। बिल्कुल टुक टुक के पहियों के नीचे झींगे, स्क्वेड और तंबाकू नोश बत्तखें पड़ी होती है। ये मंजर काफी खौफनाक लगता है। बत्तखों की कहानियां। फल खुशनुमा नजर आते हैं। जैक फ्रूट कहते हैं। जैक फ्रूट, यही ब्रेड फ्रूट। बिल्कुल बिल्कुल। टपरा लो। एक ही चख कर देखो। अगरचे सड़क किनारे तैयार की गई चीजें ज्यादा खास नहीं लगती, लेकिन हकीकत में सब कुछ ताज़ा है, सब आज ही तैयार हुआ है। सड़क किनारे खाना खाकर बीमार होने का इम्कान बहुत बहुत कम है। क्या तुम्हें कभी ऐसी किसी चीज से फूड पॉइजनिंग हुई है? बुध शुक्र सब कुछ ठीक। ये तो अजीब लग रहा है। क्या ये वाकई सांप है या फिर छोटे कांग है? ये भी छोटे कांग ही हैं। यहाँ तुम्हारे पास अभी मछली पड़ोसी सूबों से लाई जाती है। बिल्कुल कहानियों जैसे। क्यों उन्हें खास तौर पर इतना मोटा ताज़ा पाला जाता है? हाँ, उन्हें खास तौर पर मोटा किया जाता है ताकि बाद में बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल हो सके। ऐसी जगहों पर गैर मुल्की नजर नहीं आते, लेकिन ज्यादातर थाई लोग सिर्फ सड़क पर ही चीजें खरीदते हैं, यानी जैसे सब एक दूसरे को अपना स्ट्रीट फूड बेच रहे हो। ये देखो, लड़कियाँ हमेशा खुश अखलाक हैं। थाई लोगों के लिए सफेद जल्द खुशहाली, दौलत और खूबसूरती की अलामत है। हाँ, हमेशा मुस्कराती हैं। कितने पीले पीले हैं। ये वो अंडे हैं जो अभी मुर्गी के अंदर ही बन रहे हैं। ये तो खास डिश है। और ये लगता है फुल्ले मंगू के अंडे हैं। गुलाबी अंडे, ये असल में है क्या? जितना मुझे मालूम है, ये अंडे कुछ वक्त के लिए जमीन में दफन किए जाते हैं, फिर कच्चे अंडे वहीं पक जाते हैं। ऐसी टोकरी चावल की होती है, इसे बर्तन में रखते हैं जिसमें पानी होता है, पानी अलिफाबलता है और भाप पर चावल तैयार होते हैं। ये केले के पत्तों में होता है। मुख्तलिफ किस्म का चिपचिपा चावल, ज्यादातर मीठा, और उसमें मुख्तलिफ फल डाले जाते हैं। ये ऐसा है जैसे तुम जा रहे हो, भूख लग गई तो ले लिया, खोला और खा लिया। ये बिल्कुल बन की तरह है। ये मुख्तलिफ नूडल्स है। मसलन तुम मछली, गोश्त और नूडल्स स्नैक के तौर पर खाते हो। हाँ, ये तो लार्वे हैं यार, शायद मजेदार होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रेशम के कीड़े के लार्वे हैं, और ये वो हैं जो झींगर होते हैं। झींगर आमतौर पर थाई लोग उन्हें तेल में तलते हैं और उससे एक किरकिरा खुशबू आती है। मजेदार और किरकिरे होते हैं। केले के दरख्त का फूल, थाई लोग इसे काट कर बारीक करते हैं और मुख्तलिफ खानों में डालते हैं, जैसे कि जब वो चावल तलते हैं। बरदामोट मैंने नहीं सोचा था कि बरदामोट लीमो जैसा है। मीठा, पीला, रसीला आम। और थाई लोग उसके बरक्स आम को इस वक्त तोड़ लेते हैं जब वो अभी हरा और कच्चा होता है। थाई लोगों के अपने जायके हैं। कुछ लोग ऐसी मछली भी खा लेते हैं, लेकिन जानते हो, बेहतर है कि उसे तुल लिया जाए। छोटी झींगे बाल्टियों में बेचे जाते हैं। उन्हें खानों में डाला जाता है। मेरा ख्याल है, हो सकता है ये कितने एक्टिव हैं। कमाल है, सब उछल पड़े। इस सारे गोश्त और झींगर के बीच में कमल के फूल भी बेचे जाते हैं, बंद भी और खिले भी। पता चला बुध कमल के फूल में ही पैदा हुए थे। यहाँ केले के दरख्त से देवताओं के लिए खास तैरते नजराने बनाए जाते हैं। ये लोग ये चीजें खुद नहीं खाते, बल्कि सब कुछ दरिया में बहा देते हैं और फिर सारी मछलियाँ ये सब कुछ खा लेती हैं। यानी ये सब माहौल दोस्त तरीका है। देवताओं में थाईलैंड क़ियादत की तस्वीरें हैं। वहाँ बादशाह और मलिका है। ये पिछले रामानवी और थाईलैंड की मलिका माँ है। लगता तुम्हारे स्टॉल पर अल्टार ना हो तो पड़ोसी मजाक आड़ाएंगे। असल में ये हर एक का जाती मामला है। हर कोई अपने लिए कोशिश करता है। यहाँ किसी का मजाक अलिफाना रिवाज में नहीं है, लेकिन थाई लोग वाकई बहुत मजहबी हैं और हर कोई अपनी जगह इस तरह का छोटा सा घर अल्टार बनाने की कोशिश करता है। यानी जब तुम पैदा होते हो, तुम्हारे वालिदैन और दादा दादी के पास पहले से अल्टार मौजूद होता है। ये रवायत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई है। अच्छा, शुक्रिया। लाइक करें। हाँ, ये लॉटरी बेच रहे हैं। यहाँ चूंकि कोई कैसीनो नहीं है, इसलिए सरकारी लॉटरी ही अपनी किस्मत आजमाने का वाहिद तरीका है। देखो तुम कितने खुश किस्मत हो और रूहें तुम्हारी कितनी मदद करती है। देखो मुझे कितनी किस्मत मिली है। आज मैंने मंदिर तैयार नहीं किया, इसलिए मुझे यकीन है किस्मत नहीं चमकेगी।
वासिली और उनकी बीवी भी तिजारत में काम करते हैं और हम उनकी दुकान पर पहुंचे जो एक गली में है जो बाजार की तरह लगती है। हमारी दुकान किसी के पास एयर कंडीशनर नहीं, यानी हमारे चश्मों की दुकान में एयर कंडीशनर है और बाकी सबके पास सिर्फ पंखा है। सर के ऊपर तारों का जाल बिछा हुआ है। इतने ज्यादा तार हैं कि इनमें गिलहरियां और दूसरे जंगली जानवर भी रहते हैं। दुकान में लड़के चश्मे और फ्रेम बेचते हैं। सबसे सस्ते सिर्फ $10 के हैं। थाई लोग सादा चीजें पसंद। इलाके पर मुनहसर है। देखो, अगर कोई ऐसा इलाका है जो थोड़ा सादा सा है, जैसे तुमने खुद अभी मुख्तलिफ झोंपड़ पट्टों वाले इलाके और ऐसे घर देखे जो बिल्कुल भी आला मेयार के नहीं हैं, तो जाहिर लोग कोशिश करते हैं कि सस्ती चीजें खरीदें। ये स्केल हमारे यहाँ है, उनके यहाँ मुख्तलिफ, वहाँ ये नंबरों में है। उनके यहाँ नंबर हैं। हमारी लड़की, हमारा स्टाफ, सॉरी तिलो, आओ गगत कहाँ है? आज कोई नहीं है। पास ही फूल बीच रहे हैं। उनके यहाँ फूलों का क्या सीन है? ये वाला कितने का है? कच्चा है? 400 बात। थाई लोगों में ये रिवाज नहीं कि लड़के लड़कियों को फूल दें। तो अपनी बीवी से कैसे मिले थे वैसे? शायद ये एक कहानी जैसा वाकया है। Спустя год, когда я жил здесь, в Бангкоке, зашел я как-то после работы в магазин проверить पानी के लिए। वो इस ऑप्टिक्स की दुकान में मैनेजर थी। चूंकि वो सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलती थी, उसने अपने हाथों से मुझे ये कॉन्टेक्ट लेंस पहनाए। मैंने फौरन सब कुछ साफ देखा, इसे भी साफ देखा, और यूं मेरी तवज्जो उसकी खूबसूरती पर मरकूज हो गए। पहला इंसान तुमने देखा दिल दे बैठे। हाँ, अगले दिन शायद एक दिन बाद मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा। गुलाब की कलियां, सफेद गुलाब जैसे याद है। मैं इस गुलदस्ते के साथ दुकान पर आया ताकि उसे डेट पर बला। दे अमल कैसा था? मेरे ख्याल में इसके लिए एक तरह का वाव वाला लम्हा था, इसके लिए और उसकी साथियों के लिए भी। सब ने अंग्रेजी सीखना किया। यानी जरा तसव्वुर करो, एक सफेद फार्म गैर मुल्की आया। शुरू से ही वो लंबा है, गोरी रंगत वाला है, और थाई लड़कियों के लिए ये कह सकते हैं खूबसूरती के मेयार में से एक है। थाई मर्दों में ऐसे किसी खास अमल की कमी होती है। उन्हें हमारे और तुम्हारे तसव्वुर के मुताबिक जेंटलमैन नहीं कहा जा सकता। के लिए फूल खरीद, हाँ, फूल खरीदना, हाथ पकड़ना, कुछ और जैसे दरवाजा खोलना, रास्ता देना, थाई लड़कियों के लिए ये सब चीजें बहुत 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 कम ही होती है। मुझे लगता है कि थाई लड़कियों की ऐसी कोई खास तवक्कुआत नहीं होती, और शायद वो इस मामले में ज्यादा पुरसुकून रहती है। यानी अगर अपने जरा सा भी तवज्जो दी तो वो वाकई एक मुनफरिद इंसान और मुनफरिद मौका समझा जाता है। थाई जहनियत में ऐसी कोई बड़ी बड़ी तवक्कुआत नहीं होती। थाई लोग बहुत सादा मिजाज के होते हैं। बस अगर सर पर छत हो और खाना खरीदने के लिए कुछ थाई बात हो तो वो इसी में खुश रहते हैं। यानी वो दिल से खुश रहते हैं, चाहे उनकी सिर्फ बुनियादी जरूरियात ही पूरी हो रही हों। और आम थाई खानदानों में ये सब कैसे होता है? औरत क्या है, क्या वो किचन तक महदूद? मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ ज्यादातर औरत ही घरेलू बजट को कंट्रोल करती है। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी थाई लड़की औरत बीवी के साथ किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, तो जब आप बिल मांगते हैं, चाहे लड़का ही कहे कि बरा करम हमें बिल दे दें, बिल हमेशा लड़की को ही दिया जाता है। यानी यहाँ ये समझा जाता है कि लड़की ही अपने पर्स से पूरी फैमिली या जोड़ा दोनों के लिए अदायगी करती है। ये इसलिए नहीं वो कमाती पर्स उसके पास है। कैसे होता है? शुरू में सब कुछ हमारे समझ में आने वाले तरीके से था, मेरे पैसे, इसके पैसे। लेकिन बाद में जब हमने यूं कह लें फैमिली बनाई, तो जाहिर है बीवी ने ज्यादा संजीदगी से पूछना शुरू कर दिया, अच्छा तनख्वाह कहाँ है और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ काम कर रहे हो है ना? हाँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तनख्वाह देख नहीं रही। हमें ये सब प्लान करना है, हमें फैमिली के लिए कुछ खरीदना है, कुछ घरेलू अखराजात हैं। नहीं, अगर तुम्हें नया बाइक खरीदना है खरीद लो, बात करते हैं। यकीनन हम बात करते हैं। जब आप खानदानी रिश्ते में होते हैं और शादी को 10 साल हो चुके हों, तो जाहिर है कि हम कुछ घरेलू अखराजात पर बात करते हैं और मिलकर मंसूबाबंदी करते हैं। थाईलैंड में वीजा सख्त है। शादी अथाई बीवी से बच्चा होने के बावजूद वासेली को दस्तावेजात में फायदा नहीं हुआ।
यानी हकीकत में मैं अपनी थाई फैमिली का सरपरस्त हूँ और हमारे यहाँ साल में एक बार एक रवायत है, जैसे कुछ लोग साल में एक बार हम्माम जाते हैं, वैसे ही हम अपने खानदान के साथ यहाँ बैंकॉक में इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं। ये अमल बस हक़्क़ता चंद घंटे ही लेता है। हम दरअसल मैं और मेरी बीवी, हमारा छोटा बेटा मिखाइल, हम कुछ दस्तावेजात लेते हैं, यानी हमारा शादी का सर्टिफिकेट और लाजमी तौर पर एक दस्तावेज लेते हैं जिस पर हमारे किसी एक थाई दोस्त के दस्तखत होते हैं कि वो हमारे ताल्लुकात के जामिन हैं। गवाह की तरह? हाँ बिल्कुल, गवाह के दस्तखत के हम एक खानदान हैं। ये तो काफी सख्त है। तुम्हारा बच्चा है, बीवी है, तुम सब साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हर साल ये स्टेटस अपडेट करना पड़ता है। यहाँ शादी की बुनियाद पर शहरियत नहीं मिलती और ये अमल हर साल दोहराना पड़ता है। और फिर से 1 साल के लिए वीजा मिलता है। रियासत से फर्ज करो तुमने पैसे कमाना छोड़ा और सरपरस्त भी नहीं रहे, क्या इस वजह से तुम्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा? मुझे मुल्क से निकाल दिया जाएगा अगर मेरी वीजा खत्म हो जाए और मैं वक्त पर वीजा की तजदीद कागजात जमा न कराऊं। अकाउंट में रकम न डालें। हाँ, अपनी थाई फैमिली का सरपरस्त बनने के लिए तुम्हें दिखाना होता है कि तुम्हारे अकाउंट में तकरीबन $10,000 के बराबर रकम हो। तुम्हारे पास ये पैसे नहीं हैं, बस तुमने ये पैसे भी यकीनन अपनी फैमिली पर खर्च कर दिए होंगे। फिर क्या होगा? वीजा तजदीद नहीं जाना होगा। मुझे लगता है हुकूमत इन मामलात में दिलचस्पी नहीं रखती। अगर तुम बाहर से आए गैर मुल्की हो, सरपरस्त बनूं वो शख्स बनूं जो होना चाहिए। पैसे दो, दिखाओ कि वाकई तुम्हारे पास पैसे हैं। सिर्फ थाई लोगों को यहाँ गरीब और बेरोजगार रहने का हक है। थाईलैंड थाई लोगों का मुल्क है। अगर तुम यहाँ लंबे अरसे रहना चाहते हो तो कुछ शराइत हैं जिन पर अमल करना होगा। तुम्हें कहीं काम करना और बाकायदगी से आमदनी दिखानी होगी। बातों में लग गए और बच्चे को भूल गए थे। वो पढ़ाई मुकम्मल कर चुका है। वासिली रोज उसे स्कूल से ले आता है। ये मोटरसाइकिल हैं, ये सब वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से लेने आते हैं। कोशिश करो पहचानो तुम्हारा। हाँ, सब एक जैसे है। बोतलिंग, हेलो, म्याओ, कैसे हो? हाँ, ठीक हो। ठीक हो। स्कूल से वापसी के रास्ते में कई बार इमारतों का अंदाज बदल जाता है। यहाँ फलक बोस इमारतें और बादशाह की तस्वीरें हैं। यहाँ इमारत सादा है। इसी इमारत में वासली ने पहली बार दुकान खोली थी। अब यहाँ मसाज का सैलून है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर दुकान थी ये सारा इलाका, और हम तीसरे फ्लोर पर रहते थे और अपनी ही दुकान में रहते थे। एयर कंडीशनर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर था और हमने 1 साल से ज्यादा इसी तरह बगैर एयर कंडीशनर के गुजारा। उन्हीं हालात में कारोबार के लिहाज से हाँ, पहले 6 महीने बेहद मुश्किल थे। रास्ते में अब बगैर मोपेड उतरे खा पी सकते हैं। शाम को दूसरा दौर होता है। ये देखो, यहाँ से तुम अपनी पसंद की चीज चुन सकते हो। तुम्हें आमलेट किसी भी इजाफे के साथ बना कर दे सकते हैं। यानी तुम कुछ सब्जियां चुनते हो जो चिपचिपा चावल या ब्राउन राइस में डाल सकते हैं, और ये सफेद वाला जैसे रोटी या बन की तरह है, और ये सूप नूडल्स वाला सूप है। वासली का पूरा इलाका एक बड़ी सड़क किनारे खाने की जगह है जो साथ वाले बड़े बिजनेस सेंटर के मुलाजमीन के लिए है। ये देखो, ये लोग बीज लगाए हुए अब लंच के लिए निकल आए हैं। नजर नहीं आ रहा? हाय, हेलो। ये वासली के साथ वाला घर है। यहाँ पूरी फैमिली खाना बनाकर बेचने का काम करती है। हर डिश की कीमत तकरीबन $1 से $2 के दरमियान है। फरीज की जगह थाई लोग इस तरह के डब्बे इस्तेमाल करते हैं। इसमें बर्फ डाल देते हैं। क्या कह रही है? वो कह रही है कि इश्तिहार चलाओ ताकि मेरे पास ग्राहक आए और सामान खरीदे। ठीक है, यह सब कुछ कितने का? 10 बात। मछली 40 की है। ये 50 का है। ये कोयला है। क्या ये सब घर पर तैयार करते हैं? हाँ बिल्कुल। और अब यहाँ एक दिन में पैसे कमा लेते हैं। जी हाँ, वो कह रही हैं तकरीबन, वो कहती हैं कि तकरीबन 7 से 8 हजार बात रोजाना वो बेच लेते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा किराया देने और नए सामान खरीदने में चला जाता है। 7 से 8 हजार बात, ये तो कारोबारी। कहीं $200 रोजाना के हिसाब से वो अच्छी आमदनी है।
हाँ, खानदान में 6 लोग एक साथ रहते हैं और सब एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये है खाना पकाना, खाना तैयार करना। वो फिक्रमंद है कि उसे शर्मिंदगी नहीं कि हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो खुद को खूबसूरत नहीं समझती और बगैर मेकअप के। थाई लड़कियों का मसला क्या है? जैसे बाकी सबका होता है। Hey, how are you? हेलो, क्या हाल है? हेलो भाई। और ये जो उनका कारोबार है, उनका खानदान भी टैक्स नहीं देता। देखो, ये उनका घर है, वो अपने घर में रहते हैं और यही चीजें बेचते हैं। अगर तुम अपने घर में कुछ बेचो तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। पूरी फैमिली कोशिश करती है कि ग्राहकों को रोके रखे और अच्छा खाना तैयार करे। मेरा ख्याल है मक्खियों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, यहाँ इतनी ज्यादा मक्खियाँ भी नहीं है। हाँ, कभी कभार होती हैं। और अभी देखो, अब तकरीबन शिफ्ट का इख्तिताम हो रहा है, यानी वो यही कह रही हैं कि सुबह के वक्त उनके यहाँ बहुत ज्यादा सरगर्मी होती है, इसलिए वो खड़े होकर मक्खियों को भी भगाते हैं। और अब शाम हो गई है। जरा सोचो, अगर तुम सुबह से ही खड़े होकर खाना बना रहे हो तो अब जो खाने के बच्चे कच्चे हिस्से रह गए हैं और अब बस आराम करने का दिल चाहता है। और जो भी खाना बनाते हैं उनके पास लाजमी गैस होती है। बर्तन रखने शेल्फ, थाई लोगों के यहाँ खास फर्नीचर नहीं होता, यानी बहुत कम वाले शेल्फ, लेकिन कैमरा तो है। देखो, ये सुकून और निगरानी के लिए है, यानी एक तस्वीर, बादशाह की तस्वीर। तस्वीर लाजमी है। ये बादशाह रामानहुम है। जरा सोचो, तकरीबन सारी थाई आबादी बादशाह रामानहुम के दौर में पैदा हुई है। वो तख्त पर 1946 से लेकर 2016 तक रहे, तकरीबन 70 साल तक। सोचो, एक ही शख्स तख्त पर रहा। बैंकॉक की उम्र 240 साल है। पहले यहाँ सड़कों की जगह नहरें थी, जैसे वीनस में। सुनने में रोमान भी लगता है, लेकिन अब नहरें इस्तेमाल नहीं होती, बस बदबू करती हैं। यानी जगह बहुत ही कम है, महदूद है। ये सब बैंकॉक की तारीखी विरासत है और सबसे गरीब तबका उन्हीं नहरों के करीब झुग्गियों में रहता है। इस नहर को जमीन नीचे छुपाया, क्या वो इसे सड़क तौर इस्तेमाल करेंगे? ये आ तो सड़क बन जाएगी, आ शायद कुछ दुकानें, आ छोटे घर। बैंकॉक और बहुत से थाई शहरों का मसला ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, पानी को निकलने का मौका नहीं मिलता। यहाँ बारिशें हो सकती हैं, इसीलिए थाई इलाकों में सैलाब आ जाता है। ये कुछ कीचड़ जैसा है। नीचे से इसे यहाँ पंप किया जाता है, फिर सिखाया और ट्रकों में ले जाया जाता। जरा सोचो, हम मेट्रो से सिर्फ 100 मीटर दूर हैं। ये सब भी पहले घर थे। ज्यादातर थाई लोग ऐसे कमरों में रहते हैं नहर के करीब। देखो, ये इतना मुअज़्ज़ज़ खूबसूरत इलाका नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई सरमायाकार आता है और किसी प्रोजेक्ट की तामीर में पैसा लगाता है। यहाँ मुमकिन है, काफी इम्कान है कि कोई बिजनेस सेंटर बन जाए। ये कचरा घर लगता है, जैसे किसी ने बना लिया हो। यहाँ बेघर लोग रहते हैं। और ये देखो, बाढ़ के इस पार नई इमारत है, वहाँ अमीर थाई लोग रहते हैं। मुकद्दस कुर्बान गाह को छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सब कुछ गिरा दिया गया, लेकिन कुर्बान गाह वहीं रही। ये ईंटें तो बिल्कुल मिजाहिया है। दंग सीमेंट के मयार का हाल ये है कि ईंट हल रही है। पपीता थाई में दूध की तरह लगता है। तो ये है थाईलैंड में दूध अलिफाक्ता है। यहाँ कोई तिजारती तहरीर सी है। शायद ये लोग यहाँ कुछ बेचते हैं या कोई खिदमात फराहम करते हैं। ये नाई की दुकान है। यहाँ 2 कुर्सियाँ और मेजें हैं। ये ब्यूटी सैलून है, यहाँ बाल काटे जाते हैं। मर्दाना ए जनाना, या शायद इस घर में अभी खाना भी पक रहा हो। ये सब इसके पास, नहर के पास है। यहाँ हकीकत में नहर के बिल्कुल साथ बारबेक्यू भी है, लेकिन नहर में बदबू है। हाँ, यहाँ पानी रुका हुआ है और काफी अरसे से बंद है। देखो, बुलबुले हैं, खमीर अलिफाटिनी अमल हो रहा है। ये सारी किचन यूं ही नहीं है। यही जगह चंद घंटे बाद देखो, दिन में तो लगता था यहाँ कोई नहीं रहता। शाम को देखो क्या हो रहा है यहाँ, है ना? पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बन गया है। दिन में बहुत गर्मी होती है और किनारे खाली रहते हैं। रात का बैंकॉक दिन से काफी मुख्तलिफ है। सड़कों पर भीड़ और रोशनी होती है। मोपेड्स की नदियां कसीर अलमंजिला सड़कों पर बहती हैं और नौजवान अपने अच्छे चप्पल पहनकर मॉल्स और नाइट क्लब्स की तरफ जा रहे हैं। तीन के ग्रुप में, ये तो कमाल है।
बैंकॉक की सड़कों पर हर तरह की चीजें नजर आती हैं, लेकिन ट्रक में झूला पहली बार देख रहा हूँ। बाईं तरफ देखो तो 24 घंटे रोशन मजार चमक रहा है, दाएं तरफ कोठा जगमगा रहा है। दरिया के किनारे भी यही हाल है, कहीं आलीशान फलक बोस इमारत है, कहीं टूटे फूटे झोंपड़े हैं जिनमें जदीदियत सिर्फ सर पर लगा बड़ा बिलबोर्ड है। कम अज कम उनके पास बिजली तो मुफ्त है। इसी दरिया के किनारे एशिया के सबसे शानदार शॉपिंग मॉल्स में से एक आइकॉन सियाम भी है, परतैश और बैंकॉक के ज्यादातर लोगों की पसंदीदा जगह। हर तरफ फवारे, सूना और शानदार बुटीक हैं। दरिया में क्रूज कश्तियां चलती हैं। छत पर हर थाईलैंड के रिहायशी को तस्वीर खिंचवानी होती है। ऐसे ही नहीं, सामने बादशाह की बड़ी तस्वीर लगा दी गई है। हमने भी वासिलई के साथ तस्वीर खिंचवाई। हमने आधा घंटा पहले ही मार्केट में लाल बैग देखे थे और अब पता नहीं इस मंजर को किससे तशबीह दूं। दिल नहीं चाहता कि इस जगह को दुबई कहूं, इस जगह को दुबई कहकर उसकी तौहीन करूं। खैर, कुछ इसी तरह की बात है। वही थाई लोग जिनके पांव गंदे होते हैं, जो मार्केट में खड़े होते हैं, वो भी शाम को यहाँ आ जाते हैं, या यहाँ और वहाँ मुख्तलिफ थाई लोग होते हैं। थाई लोग देखो, उन्हें सोशल मीडिया पसंद है। लाजमी है कहीं ना कहीं चेक इन करना। मैं यहाँ आया, खूबसूरत मनाजिर देखे, इस जगह खाना खाया, चाय या कॉफी पी। शाम को आता है, यहाँ लेटे इस मंजर की तस्वीर लेता है और उसका अकाउंट फौरन स्टाइलिश लगता है। कम मंजिला ये देव है कलमाल है, ये अवाम के करीब है। सबसे निचली मंजिल पर माहौल आम बाजार जैसा है। यहाँ सब कुछ साफ और महंगा है। मिसाल के तौर पर यहाँ दोरियान और आम सड़क के मुकाबले में 5 गन्ना महंगे हैं। सड़क पर आम 50 बात फी किलो मिल जाते हैं। 50 बात फी किलो, और यहाँ एक पेस के 100 बात। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की रंगीनी में कोई कमी नहीं, बल्कि यहाँ एशियाई तखय्युल खूब खिलकर सामने आया है। क्रोकोडाइल का बारबेक्यू, जेली की तरह नरम सुअर का गोश्त और लॉबस्टर भी एक का $60। और जाहिर है नारियल और थाई मसाज भी। चाको वो लोग पीठ पर हथौड़े से मारते हैं। यहाँ नारियल को किसी तरह मुकम्मल तौर पर छलके से साफ कर देते। कमाल है। एक की कीमत क्या है? नोई। अरे इसमें एक सुराख है। खुश रहे सब। नारियल तो आम सा है, लेकिन असल बात यह है कि इस बंदे ने बड़ी मेहनत से इसका छिलका उतारा। मुझे नहीं मालूम उसने कितनी देर में ये किया, लेकिन मैं तो सारा दिन यही करता रहता। यही बात कि इसने इतनी मेहनत की इस प्रोडक्ट को कुछ खास और दिलचस्प बना देती है। चलिए अब चलते हैं इस मेले की तरफ, जो आम गरीब मगर खुश लोगों के लिए है। हम भी सब की तरह बाजार की कतारों में गाड़ी पार कर लेते हैं। जरा सा और होता तो बली के ऊपर पांव आ जाता। देखो तुम ठीक हो, मियाओ ठीक है। हर तरफ लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। लेकिन वो सीधा जमीन पर नहीं बैठे, वो चटाई पर बैठे हैं। ये बदल देता है। देखो ये बारीक सी पगडंडी। बावर्ची खाना फुटपाथ पर आ गया है और हर शाम ये बावर्ची खाना नमूदार हो जाता है। दिन में यहाँ कोई बावर्ची खाना नहीं होता। खेल मैदान में खाना खाते हैं। अब इतना सस्ता खाना हो तो कैसे न खाएं। ये लड़की अपने लिए 5 बात फी पे सौशी ले रही है। वही स्टिक्स जो माल में 60 बात की थी, यहाँ सिर्फ 10 बात में मिल रही है। और वो लड़की का चांस है 50 चांस। खाने के लिए मेजें नहीं हैं, लेकिन लाठी खेलने के लिए सब मेजों पर बैठे हैं। आखिरकार यहाँ पूरे 6 मिलियन बात का इनाम है। लो जी, किस्मत का पहिया घुमाओ, हमने सारी पूंजी लगा दी, मुआफ करना। अभी मेले में पूरे इलाके के लोग आए हुए हैं। ये मशी की स्कूल टीचर है। टीचर देखो यूनिफॉर्म वैसी है जैसे मशी की साइड सिया। हम MKN लोग चाय पर हैं। खुदा हाफिज। ऐसा जबरदस्त रोबोट कोका कोला को ठंडा कर रहा है और ये पाइप बारबेक्यू का धुआं बाहर निकाल रहा है। बच्चे छोटी बकरियों, सुअरों और खरगोशों से अलग ही नहीं हो पा रहे और बड़े लोग सस्ते नकली ब्रांड्स के कपड़े चिन रहे हैं। सब फेक है या नहीं,
हाँ बिल्कुल असली है। देखो 100 बात में नई जीन्स, 150 में तो ये बिल्कुल भी फेक नहीं हो सकता। ऐसा एडिडास मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये नाइक है, नाइकी, पूमा। यानी ये कोई ऐसी कपड़े हैं जो 20 बात में मिल रहे हैं। 10 सेनेट में ऐसी बिल्कुल ठीक ठाक जैकेट है। क्या यहाँ कपड़े वजन के हिसाब से बेचते हैं या नहीं? नहीं, ये बस एक पूरी ढेर है। ये 10 बात के हैं, यानी तुम इसमें से कोई भी चीज 10 बात में ले सकते हो। ये मुख्तलिफ किस्म के तावीज हैं। देखो, थाई लोग इस मामले में बहुत संजीदा है। वो हमेशा अपने लिए तावीज खरीदते हैं जो रूहों के मनफी असरात से बचाते हैं। किस बारे में? देखो रेड बिल रखा है। उसने थोड़ा सा रेड बिल पिया और अब पूरी रात धुने बजा सकता है। खूबसूरत। मजीद तफरी में मछली पकड़ना और जड़ी बूटियों वाला इनहेलर भी शामिल है। थाई लोग खाने के दीवाने हैं। यह खाना हर जगह मिलता है, अक्सर अजीब अघिनौना भी होता है। ये भी ले सकते हैं और ये भी। अरे ये तो कमाल की है। कम अज कम जिंदगी में एक बार कॉकरोच चखना चाहिए। मैं कीले वाले मेज से अपने लिए मजेदार चीजें चुन रहा हूँ। देखो यहाँ कितनी जानदार चीजें रखी है। मेरा जोश कुछ कम हो गया है। फिर मेरे खुदा, नॉर्वे, ये तो हद है। नहीं खाया। हाँ, मैंने कई बार आजमाया है। हाँ बिल्कुल, सच में। कोई एक चुन लो। ये वो टिड्डी है जो मकई की फसलें तबाह करती है। मैंने मोटी पकड़ ली। क्या उसकी टांगे भी खानी पड़ेंगी? मुकम्मल तौर पर दिखाओ। क्रिस्प की तरह किरकिरे हैं, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। जिंदगी में पहली बार ये कर रहा हूं। ये इसके बारे में ना सोचो जैसे ज्यादा तले हुए चिप्स हों। वाह, खुराक है तुम लोगों की। सांस पी ले। पी कर निगलना। कोला के साथ बिल्कुल चिप्स की तरह जाता है। चिल्लू एक एक छोटा लार्वा खाते हैं। ये अंदर से नरम है, जैसे कि थोड़ा सा तो छींटा भी मार गया। ये तो अच्छा नहीं लगा। वो टिड्डी तो बिल्कुल खुश्क और करकुरी थी, और ये एक तरह की नरम चीज है, और जायके में भी उसका अपना जायका है। ऐसा लगता था कि टिड्डी दिल के पास नहीं है। ऐसा ही जैसे तुमने लोबिया चखा हो। चिल्लू, इसे भी चखो। वैसे ये इनमें से सबसे मजेदार होनी चाहिए। यही मैं खा रहा हूँ। ये संडी है। साख्त में बिल्कुल मकई की पिफिस जैसी है। उफ, कितनी बड़ी और गंदी मखलूक है ये। ये तो बिल्कुल घन है। इसकी पिछली तरफ ये कांटे कैसे है? इसके पर भी है। मुझे ये खाना बहुत ही बुरा लग रहा है। तरे ये बिल्कुल ऐसा है, हसास लोगों के लिए नहीं। देखने में ड्रोनी लेकिन जायका टिड्डी जैसा। तुम तो लगता है तकरीबन खत्म करने वाले हो। कैमरा दूसरी तरफ किया तो उसने 3 सुंडियां खा लेंगी। देखो, कुछ चीजें पसंदीदा होती हैं। हाई लोगों के लिए ये आम खाना है। तुम इनमें से क्या चुनना चाहोगे? ये कैटरपिलर हैं। तुमने ये खाई? पसंद है? बस ठीक है। खाने के अलावा मेले में सब कुछ और भी बेचा जाता है। मिसाल के तौर पर ऐसी तकलीफ दे तकिए जो फर्श पर सोने के लिए होते हैं, रंग बरंगी नमा। यहाँ वासली और उसकी एनकों की दुकान के लिए भी जगह निकली। ये मेला यहाँ आर्जी है और वासली खुद हर रोज ये खेमा लगाता था। किराया के लिए वो तकरीबन $70 देते हैं और तकरीबन 15 जोड़े एनके बेचते हैं। हर एक की कम अज कम कीमत $15 है। यहाँ बहुत सी नौकरियां गैर मुल्कियों के लिए ममनू हैं। इसीलिए मैं इस कारोबार का मालिक और अपनी बीवी के साथ शरीक मालिक हूँ। कागजात में तुम इस कारोबार में हो? नहीं, सारी कार्रवाइयाँ, बैंक अकाउंट्स, सब कुछ मेरी थाई बीवी के नाम पर है। मैं यहाँ सरकारी तौर पर यानी इस तरह की जगह पर काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तंजीम करना और मदद करना है। तो अगर तुम खुद जाकर किसी के लिए फ्रेम बनाओ या शीशा काटो तो क्या तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकती है? क्या ये कैसे होता है? तुम्हें किस चीज की सजा दी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि कुछ जुर्माने हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखो, यहाँ हमारे पास मुलाजमीन हैं जो ये सब काम करते हैं।
इसलिए मेरा यहाँ होना हमेशा जरूरी नहीं होता। वासेली की बीवी और कंपनी की सरकारी मालिक का नाम ना तौरात है, लेकिन घर में इसे राज कहते हैं। से अब भी उनकी काज़ाकिस्तान की सैर अच्छी तरह याद है। तुम काज़ाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हो? सर्दी है और ट्रैफिक जाम नहीं है। तुम्हें शौहर कैसा लगता है? वो अच्छा है। जब भी मेरे जहन में कोई आइडिया आता है वो मेरा साथ देता है। जब तुम्हारी फैमिली को पता चला कि तुम एक गोरे लड़के से मिल रही हो तो उन्होंने क्या कहा? उन्हें फिक्र थी वो मुझे धोखा न दे, इसमें नहीं किया। शायद वो सोचते थे कि वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा, लेकिन वो अच्छा लड़का है। क्या तुम्हें रूसी जबान के कुछ अल्फाज आते हैं? कारोबार में मुकाबला बहुत ज्यादा है और नातारात के पास बहुत काम है। पढ़ाई के बाद वो जापान जा सकती थी, लेकिन वो यहीं रुक गई। जब मैंने यूनिवर्सिटी खत्म की तो मेरे पास अच्छी नौकरी थी। मैं कंपनी में मैनेजर के ओहदे तक पहुंच गई थी और तनख्वाह भी अच्छी थी। पढ़ाई के बाद नातारात ने बैंकॉक में स्विस घड़ियों की फैक्ट्री में $200 से भी कम माहाना तनख्वाह पर काम किया। एनिको के साथ काम शुरू किया तो तनख्वाह कितनी हुई? 15,000। क्या यहाँ अच्छी तनख्वाह है? 15 साल पहले हाँ, ये अच्छी थी। अब थाईलैंड में कौन सी तनख्वाह अच्छी है? 20,000। तुम्हारे वालिदैन गांव में क्या करते हैं? वो किसान हैं, सब्जियां और चावल उगाते हैं और उनके पास गाय भी है। क्या वो खुश है? यकीनन। ऐसा है, नजर चेक करवाने को हुरूफ गौर से देखने और बताने की जरूरत नहीं। साफ नजर आ रहा है या नहीं, मशीन खुद ही समझ जाती है कि तुम्हारी आंखों में क्या मसला है। ये वाकई हैरान कुन है। मैं समझता था कि मुझे सब कुछ साफ नजर आता है, लेकिन यहाँ तो जैसे तुम जानते हो HD से 4K पर चले गए हो। देखो, मैंने ऐनक लगाई और सब कुछ बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गया। चाहूंगा यूं चलूं फिरूं, किया इससे नजर खराब हो जाएगी। अगर तुम ऐनक नहीं पहनते, जो कि यूं कहो तो नजर को आसान और तस्वीर को ज्यादा वाज़ेह बनाती है, तो तुम्हारी आंखें ज्यादा थकती हैं और ज्यादा दबाव में आती है। और अगर तुम कम अज कम ऐनक पहनो तो ऐनक नजर की कमजोरी को सुस्त कर देती है। अब मेरे लिए ऐनक के लेंस तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा पहले भी इस्तांबुल में हो चुका है। मैं तुर्की पर एक किस्त बनाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ बहुत सख्त बालों की पैवनकारी की सर्जरी हो गई और मैंने इसी पर किस्त बना दी। कितना दर्दनाक था ये। कनपट्टी में सुई, धोखा दिया कमबख्त कुत्ते ने। इसे देखो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। इस वीडियो की तफसील में लिंक छोड़ दूंगा। वहीं मेरे थाईलैंड के दूसरे वीडियोस के लिंक्स होंगे। सामान लड़कों ने खुद खरीदा अपनी ही रकम से। ये मेरे तैयार शुदा चश्मे हैं। निजी कारोबारी के तौर पर रजिस्टर्ड है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। हमारी माहाना आमदनी 2 लाख थाई बात से ज्यादा नहीं है। कमाल है, यहाँ तक कि अगर आपके 2 दुकानें हो और माहाना आमदनी $6,000 तक हो, तब भी टैक्स रिटर्न जमा कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब मैं समझ गया हूँ कि थाईलैंड एक बड़ा बाजार क्यों है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बगैर टैक्स के है। आप कोई भी जगह किराए पर ले सकते हैं और जो चाहे बेच सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो, जो आप करना चाहते हैं, वो बना सकते हैं। कोई कपड़े बेचता है, कोई बैग, कोई खाना बेचता है। हमें चश्मे बेचना पसंद है। यानी टैक्स वाले आपका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखते। मेरा ख्याल है कि हर प्राइवेट कारोबारी के लिए वो अपना हिसाब रखते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। हाँ, बैंक अकाउंट्स के जरिए। लेकिन आप वहाँ जाते भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने सालों में हमने दुकान खोली, हम अपने लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी आमदनी कभी मुकर्ररा हद से ज्यादा नहीं हुई। और अगर आपकी आमदनी 2 लाख बात से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? टैक्स से, जहां मुझे मालूम है 2% से शुरू होता है। आपके पास ना रसीदें ना कुछ। ये
हम हर कस्टमर की ख्वाहिश पर रसीद देते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर बैंक से कर्ज लेने जाएं ताकि नई दुकान या पॉइंट खोल सकें, तो बैंक भी यही रिपोर्ट मांगते हैं। हाथ से लिखी रिपोर्टें नोटबुक में रोजाना सेल के साथ, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है कि ये पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं ताकि साबित हो सके आप कर्ज वापस कर सकते हैं। अगर आपने कैश लिया रसीद नहीं दी कोई मसला नहीं होगा। वही यहाँ तक कि ये कैफे भी रसीदें नहीं देता, जितना बीच लिया इतना ही। तकरीब जबरदस्त है, मैं जरूर खाता अगर पहले ही झींगर न खा लिए होते। वाकई तुम खुद इंतखाब कर सकते हो, उंगली से दिखा सकते हो कि किसे उबालना है और वो उसे उबाल कर प्लेट में ला कर दे देंगे। सबसे महंगे लॉबस्टर होते हैं। वापस आकर हमें वहाँ मोपेड नहीं मिला जहाँ छोड़ा था, इसे थोड़ा हटा दिया गया था, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ। इसी पर शुक्र है। सस्ते कोठों और शोर शराबे वाली रात की गलियों से गुजरते घरों को जा रहे। रात को गर्मी होती है, बसों के दरवाजे खिले रहते हैं। थाईलैंड खुद अपनी गाड़ियां बनाता है। मुझे बार बार ऐसी गाड़ियां नजर आती हैं जो मैं नहीं जानता। ये कोई टोयोटा नहीं है, ये बिल्कुल असली थाई यानी थाईलैंड में ही बनी हुई गाड़ी है। और ये तो इलेक्ट्रिक कार है। ओरा गुड केयर। यहाँ साइकिल की पटरियां भी हैं, लेकिन उन पर सिर्फ मोटरसाइकिलें चलती हैं। ये नहर कभी 4 गन्ना चौड़ी थी, लेकिन सड़कें बना दी गई। मैं बैंकॉक को शब बखैर कहना चाहूंगा, लेकिन यहाँ कभी रात पुरसुकून नहीं होती। ये वासिलई का पकअप है। ये सिर्फ सामान ले जाने के लिए Наша рабочая лошадка. तेज सफर सिर्फ बाइक पर ही मुमकिन है। हक्कम पेट सब फुट आ गए, किसी को टुकर नहीं लगी, सब ठीक। थाई लोगों की जिंदगी बड़ा हिस्सा मोटरसाइकिल पर गुजरता है। सभी लोग मोपेड पर सफर करते हैं। ये तीनों बच्चे बगैर हेलमेट स्कूल से घर जा रहे हैं। थाई लोग मानते हैं कि अगर तुमने वहाँ रूहों को खुश कर लिया, दुआ की और मंदिर पर नजराने छोड़ दिए, तो बगैर हेलमेट के भी सफर किया जा सकता है। रूहें हिफाजत करेंगी। देखो, ये सब स्कूल के बच्चे हैं। स्कूल के बच्चे На мопедах, хотя они несовершеннолетние. पुलिस नौजवानों को नहीं रोकती। यहाँ पुलिस को पसंद किया जाता है और इज्जत दी जाती है। पुलिस हर किसी को नहीं रोकती, न ही बिलावजा टोकती है। आग बुझाने वाला फर्स्ट एड किट है, उन बातों पर ना उलझे। सीट बदलें और ध्यान दें। हर चौराहे पर बाईं तरफ पुलिस की एक केबिन होती है। ये देखो, वो खड़ी है इश्तिहार और टीवी के नीचे। यहाँ बहुत ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह नस्ब हैं। और अगर कोई जुर्म हो जाए तो पुलिस बहुत ही कम वक्त में मामला हल कर लेती है। यानी देखो, बहुत तेजी से रद्दे अमल देती है। और जरा ध्यान दो, कितने कैमरे हैं। उधर देखो, उधर, उधर, इस में ही। क्या इसीलिए तुम अभी थोड़ा हटे थे? नहीं, मैं इसलिए हटा था कि अगर कोई अचानक सड़क पार करे। थाई लोग गाड़ी काफी जारहाना अंदाज में चिल्लाते हैं, लेकिन वासली ने इन सालों में कोई लड़ाई नहीं देखी। पहली बार इस साल पुलिस ने रोका, वो भी खुशगवार मोड में थे। किस वजह से रोका? यहाँ पुलिस वक्ता फौकता चेकिंग करती रहती है, ऐसे जैसे कह सकते हैं छापा मारती है। जब सबको एक साथ जो भी रास्ते में आता है, सबको सड़क पर रोक लेते हैं और वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पूछते हैं। क्या निकल जाएं? तजर्बा देखें कितना फायदेमंद है। सड़क 4 लेन की थी, लेकिन गाड़ियों के बीच में 3 कतारों में मोटरसाइकिलें भी हैं। यूं 7 लेन वाली सड़क बन गई 4 लेन की कीमत में। 8 बजे सुबह के हिसाब से इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं है। मोटरसाइकिलें बचा लेती हैं। पुलिस यहाँ जैसा कि देख रहे हैं नहीं है, किसी को नहीं रोकते। लड़का जा रहा है, उल्टी समत सहूलत। कुछ नहीं, यानी इसने हाथ से इशारा किया कि ये इशारा है, जिसका मतलब है शुक्रिया कि आपने मुझे रास्ता दिया। आपका शुक्रिया शायद दलील के तौर पर लिया जाता है। मैंने हाथ हिलाया था।
और सब इसको मुस्करा कर लेते हैं। लेकिन ये कोई मसला नहीं है, यानी अगली बार तुम्हें भी इसी तरह के रास्ते से जाना होगा, कहीं शॉर्टकट लेना पड़ेगा, कहीं से रास्ता काटना पड़ेगा ताकि वक्त पर पहुंच सको। तुम बाकायदगी से देखते हो सब ये कानून तोड़ते हैं, कोई सुर्ख बत्ती पर भी जा सकता है, पुलिस नहीं रोकती ताकि सारा ट्रैफिक चलता रहे। यानी अगर सड़कों पर जरा सी भी रुकावट या ताखीर हो जाए तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम और भीड़ लग जाती है। ड्राइवर खुद ही सब संभाल लेते हैं, सब बखुद मुनज़्ज़म हो जाता है। सबको पता है कब किसको रास्ता देना। और हैं तैयार झींगे और स्क्विड जो कल वासिले की बीवी और माँ ने खरीदे थे। ये मकामी मिठाइयाँ हैं। थाईलैंड में दूध और बेकरी की अशिया कम मिलती हैं। वहाँ ना चरागाहें हैं ना खेत। हाँ, हमारे तस्वुर के मुताबिक थाई लोगों के पास चरागाहें बिल्कुल नहीं हैं और दूध देने वाली गायें भी नहीं है। ज्यादातर गायें जो रखी जाती हैं, मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ससुर और सास जो गांव में सूबे में रहते हैं वो गायें पालते हैं, लेकिन गोश्त के लिए। यूं समझ ले कि ये एक जिंदा सरमायाकारी है। यही है गायें पालने का तरीका। यानी मेरी सास कहती हैं कि अगरचे अब उम्र हो गई है और इतनी ताकत व तवानाई नहीं रही कि इस फार्म का ख्याल रख सकें, फिर भी वो कहती हैं कि ये एक जिंदा सरमायाकारी है। अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो मैं इनमें से कोई एक गाय बेच सकती हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे यहाँ देहात में कभी होता था। देखो, मैं गाय बेचूंगा और मोटरसाइकिल खरीद लूंगा। ये बहुत तेज है, इसलिए फौरन चावल के साथ खा। समंदरी ग़िज़ाएं बेज़ायका, खास जायका नहीं। फीकी हाँ। और ये जो माकाश है ये लहसुन के साथ तेज मिर्च वाला सॉस है, इससे जायका मजेदार हो जाता है। मछली, झींगे, स्क्विड। वाकई बहुत छोटा स्क्विड, बहुत अस्पासा है, बहुत ही अस्पासा। मम वाकई बहुत तेज है। मैं तो बिल्कुल पागल हो गया। बच्चे में जैसे अंगूर उगते हैं, थाई चीज है ये। ऐसा गूदा और बीज होता है। ये यूं कह ले लीची जैसा ही है, बिल्कुल वैसा। इस घर में यूरोपीय खाना भी आ गया है। आपको सूप पसंद? क्या आप ये बनाते हैं? असल में मैंने नहीं सिखाया, बल्कि बीवी ने खुद सीखा। मैं तो खाना पकाने में तकरीबन बिल्कुल हिस्सा नहीं लेता, लेकिन बीवी को तरकीबें मालूम हैं। उसने कई बार मेरी माँ से पूछा है, यानी कैसे बनाना है, कुछ राज वगैरह, ताकि हमारा मिखाइल यानी इसका नवासा खा सके। वासिली थाईलैंड आया, उसने नहीं सोचा यहाँ जोड़े जमा लेगा। ये कहानी 13 साल पहले शुरू हुई थी। वैसे मेरी जाए पैदाइश डॉनबास है। मैंने खारकेफ की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पढ़ा और फिर मुकम्मल किया। इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद वासिली ने फौरन अपनी फील्ड में काम नहीं किया, बल्कि अपना रेज्यूमे थाईलैंड की सियाहती कंपनी को भेज दिया ताकि एक सीजन के लिए गाइड बन सके। तो तुमने इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर भी रेज्यूमे गाइड के तौर पर भेजा या किसी और हैसियत में? हाँ, असल में सियाहती कंपनियों में तकाजे ज्यादा सख्त नहीं थे, यानी इस लिहाज से कि सियाहत के शोबे में काम का तजुर्बा न होने के बावजूद भी। लेकिन असल बात यह थी कि इंसान वक्त का पाबंद हो और जिम्मेदार हो, बस यही। अंग्रेजी जुबान, यही बुनियादी मेयार थे। हाँ, अंग्रेजी जबान का इल्म, ताकि यहाँ कंपनी के मुलाजमीन के साथ बातचीत हो सके। ट्रेनिंग बस तकरीबन चंद यानी 2-3 महीने ही ट्रेनिंग हुई थी। कुछ जगहों पर किसी ने देखा यानी तहकीक की। हमारे पास मजमूई तौर पर ये हमारे थाई गाइड्स हैं, थाई रहनुमा हैं, और तुम एक ऐसा राब्ते का जरिया हो। क्या पहला बैरून मुल्क सफर था? पहला गैर मुल्की सफर था। सीधा थाईलैंड। तासुरात कैसे थे? एक बड़े शहर से यहाँ बैंकॉक आने के बाद मैं उसके पैमाने देखकर हैरान रह गया। ट्रांसपोर्ट, सड़कें और ये तेज रफ्तार सड़कें, यानी कि 3 मंजिला फ्लाई ओवर्स। हाँ, ये सब मैंने नहीं देखा, ना सामना हुआ। वहाँ ओवरग्राउंड मेट्रो है, स्काई ट्रेन है, अनोखा और नाकाबिल बयान एहसास है। ऊंची आफलक बोस इमारत पर चढ़ जाओ देखने के लिए। शहर के नाकाबिल यकीन मनाजिर, बड़ा वसी पैमाने पर। पहले एपिसोड का इख्तिताम कहा जा सकता है। शादी थाई रवायत के मुताबिक हुई।
शादी की रवायात ये हैं कि लाजमी तौर पर दूल्हा हक महर देता है, वालिदैन वो हक महर कबूल करते हैं और शादी में दावत देते हैं। जरा सोचो, सास 150 खानदानों को शादी का दावतनामा भेजती है। जरा सोचो, अगर 150 खानदानों को दावतनामा मिला है और हर खानदान में तकरीबन 7 अफराद हैं, तो अगर किसी खानदान को शादी का दावतनामा मिल जाए, वो इनकार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर तुम बीमार हो तब भी तुम्हारे रिश्तेदार खानदान तुम्हारे बगैर शादी में शरीक होंगे। खानदान जब शादी में आता है तो दावतनामा निकालता है और उसमें नोट रख देता है। अक्सर औकात हमारी शादियों में यानी कम जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब सौगात का नोट रखते हैं। पूरा खानदान, फर्ज करो 9 लोग आते हैं और सिर्फ सौगात का नोट डालते हैं। ये बहुत कम है, हर बंदे पर $1 बनता है। वाकई बहुत ही कम। और अगली बार जब वही खानदान तुम्हें दावत देगा जिसे तुमने बुलाया था, तो तुम भी इनकार नहीं कर सकते। मौत ली जाती। हाँ, वही सौगात दोबारा उन्हें दे देते हो, दोबारा तोहफा कर देते हो। विस्ली ने दुल्हन हक महर दिया था। मैं अपनी फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दुल्हन के वालिदैन के घर रिश्ता लेकर जाता हूँ और 2 लाख बात से ज्यादा हक महर लेकर जाता हूँ ताकि शर्मिंदगी ना हो। वाकई बड़ी रकम है, अलामती नहीं। बहुत बड़ी रकम है, खास तौर पर अगर नई शादीशुदा जोड़े के लिए हो। और ये आसान नहीं है, यानी इतनी बड़ी रकम जमा करना और फिर सारी की सारी दुल्हन के वालिदैन को देना। जरूरी है कि सब रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों के सामने ये सब कुछ इस तरह से रखा जाए कि हर मेहमान देख सके, हाँ दूल्हा खुशहाल है, इसीलिए हम खुशी से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। तुम 200 किए? हाँ, मैं और मेरी बीवी ने जमा किए थे ताकि हम उसे इसके वालिदैन से दोबारा खरीद सकें। नए जोड़े के साथ खास रसूमात अदा की जाती थी। हम बैठे हुए थे हाथ जोड़कर और हमारे सरों को एक रस्सी से बांध दिया गया था, जैसे कि हमें एक साथ जोड़ दिया गया हो। हम दोनों साथ बैठे थे, सारे मेहमान आते थे, हमें कुछ फूल देते थे और हमारी कलाई पर रिबन बांधते थे। शुरू के 3 साल हम साथ रहे, पैसे जमा किए ताकि एक शानदार शादी कर सकें। इस गांव में जब लोगों ने तुम्हें देखा तो वो कैसे हैरान हुए? हाँ, मैं कह सकता हूँ वो वाकई हैरान हुए, क्योंकि उनके लिए गोरा आदमी कम देखने को मिलता है। यहाँ गोरे को फरंगी कहते हैं, हम थाई लोगों के लिए फरंगी हैं, उनके लिए गोरा आदमी कोई नाकाबिले यकीन चीज है। ये मीशा के स्कूल के मेडल्स हैं जो उसने मुकाबलों में जीते। क्लास के बाद इसने खिलौना टैंक धोए और अब वो अपने कमरे जा रहा है। स्कूल में घरेलू काम नहीं दिया जाता जब तक अब बोतलों से कोई दस्तकारी ना बनाए। अब के यहाँ ये सूरत हाल है कि तुम्हारी मादरी जबान रूसी है, इसकी थाई है, मीशा की अंग्रेजी है। हाँ बिल्कुल, जब हम पहली बार मिले थे तो इसका अंग्रेजी का बुनियादी इल्म और मेरा अंग्रेजी का बुनियादी इल्म दोनों ने हमें एक दूसरे से राब्ता कायम करने में मदद दी। मुझे लगता है कि जब आप अपनी जिंदगी के साथी से मिलते हैं तो आप उसके साथ ख्यालात और नजरियात की सतह पर भी बाहमी समझ बोझ हासिल कर लेते हैं। तो फिर आप लोग बच्चे से अंग्रेजी में बात करते हैं, क्या इसी वजह से आपकी अंग्रेजी बेहतर हो रही है? हाँ बिल्कुल, वो ज्यादातर अपनी माँ के साथ पला बड़ा है जब वालिद काम पर होते थे, इसीलिए वो ज्यादातर थाई जबान से मानूस हुआ है। यानी अंग्रेजी उसकी बुनियादी है और थाई जबान इससे भी ज्यादा आती है। मेरी गैर मौजूदगी, शायद वक्त तवज्जो की कमी की वजह से, मैं बहुत खुश हूँ कि वो अंग्रेजी के साथ साथ थाई जबान भी बोलता है। रूसी जबान में वो कुछ अल्फाज और जुमले जानता है, लेकिन मजमूई तौर पर यूं कह ले कि इसकी मालूमात ज्यादा नहीं है। बच्चे को रूसी कोर्सेज में डालने का इरादा नहीं है? ख्याल ये जरूरी नहीं, अमली मश्क नहीं मिलेगी। हाँ वाकई, अगर आप किसी चीज की मश्क बातचीत करते हैं तो आप ज्यादा जानते, समझते, याद रखते और मजीद सीखते हैं। दादी को बुरा नहीं लगता, वो आई हैन पोते से बात नहीं कर सकती। हाँ वाकई, दादी को बुरा लगता है अगर कुछ समझ ना आए तो कोई मुतरजिम होता है। अब देखें, आजकल ये बहुत आसान है, अपने फोन पर बस एप्लीकेशन के जरिए रूसी जबान में बोल दिया, उसने तर्जमा कर दिया और फिर आप वॉइस मैसेज चला सकते हैं। दादी ने बात की, बाकायदगी से वो बात करती हैं, गैर मौजूदगी में भी सब एक दूसरे को समझ लेते हैं। इस मामले कोई मसला नहीं। दौड़कर मेज पर आ जाओ वरना मार पड़ेगी। Сложно представить драку здесь. Вообще агрессия какая-то моментально проходит. Ты подхватываешь от них вот этот позитивчик и тоже начинаешь улыбаться.
Даже когда тебе как бы что-то не нравится. मैं सुनता हूँ उनकी ज़बान भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि उनके सारे अल्फाज एक ज्यादा से ज्यादा 2 और कभी कभार 3 हरफी होते हैं, यानी हाहोहा, और ये 3 अल्फाज हो गए। हमारे यहाँ तो ये सब एक ही लफ्ज होता और वो बहुत तेजी से मालूमात पहुंचा सकते हैं। और सबसे ज्यादा मुझे थाई लोगों की सकाफत ने मुतासिर किया, यानी वो हमेशा बहुत पुरसुकून, आहिस्ता मिजाज और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब तुम इस मुआशरे में आते हो तो खुद भी मुस्कुराने लगते हो। इसी तनाज़े को ताकत से हल करने का दिल नहीं चाहता, हता कि अगर कोई तुम्हें मार दे तो तुम सोचते हो मैं जवाब में नहीं मारूंगा। हाँ, यानी इस सुकून और हम आहंगी की असल वजह बुद्धमत है। अदाद व शुमार के मुताबिक थाईलैंड के 95% लोग बुद्धमत के पैरोकार हैं। अगरचे थाई लोग भी अगर उन्हें कुछ पसंद न आए तो खामोश नहीं रहते, यानी वो अपने अदम इत्मीनान का इजहार जरूर करते हैं। अगर उन्हें कोई काम पसंद न आए, आप किसी तरह उनकी जाती हुदूद में मुदाखलत करें या उन्हें किसी तरह तंग करें तो वो आपको जरूर बताएंगे। उन्हीं बुद्धमत की वजह से यहाँ जराइम बहुत कम है। यानी थाई लोग दिल से यकीन रखते हैं कि हमारे हर बुरे अमल की सजा रूह को जहन्नम में जरूर मिलेगी। और दूसरी अहम वजह कैमरे हैं। थाई लोगों में बादशाह रिश्तेदारों से अहम है। बहुत से थाई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आपके रिश्तेदार की सालगिरह कब है, और ये यहाँ आम बात समझी जाती है। यानी थाई लोग सालगिरह मनाने का रिवाज नहीं रखते। ये अहम नहीं। अहम है कौन से त्योहार। हाँ, कुछ बुद्धमत के त्योहार सबको मालूम है। अब मौजूदा बादशाह कब पैदा हुआ, पिछले बादशाह का कौन से दिन पैदा होने का दिन था, मलिका यानी माँ, यानी ये सब रियासत के अहम शख्सियात की सालगिरह, एजाजी दिन और मुख्तलिफ बुद्धमत के त्योहार होते हैं। हकीकत में थाई लोग बहुत सफाई पसंद हैं, बहुत ज्यादा, यानी वो दिन में कई बार नहाने के लिए तैयार रहते हैं। अब तो मुझे ये सारी मक्खियाँ, गंदगी और गैर सेहतमंदाना हालात बिल्कुल बेपरवाह लगते हैं। मैं कुत्ते के बाद कीचड़ से पानी पी सकता हूँ और मुझे इससे कुछ नहीं होगा, और यह सब इसलिए है कि ऐसा इत्तेफाक हो गया और मैं इस वक्त एंटीबायोटिक्स का कोर्स ले रहा हूँ। कोई भी बीमारी मुझ में नहीं ठहर सकती। ऐसा ही एक पैकेट में अपने साथ रखता हूँ। ऐसी बहादुराना कहानियां जब दुनिया के दूसरे कोने में जाता है। मैं आपको हिजरत पर मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह सफर करें कि बीमारी साथ लाने का खौफ ना हो, मेरे ख्याल में ये बहुत जबरदस्त है। 1 हफ्ते बाद किसी और मुल्क से कुछ लाऊंगा। खुदा हाफिज।